नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे रीट एग्ज़ाम 2015-16 में जो पेपर हुआ था उसमें हिंदी की शिक्षण विधियों के 15 प्रश्न। ये 15 प्रश्न जो हिंदी भाषा प्रथम के रूप में प्रयुक्त होती है उसके 15 प्रश्न हैं। और इससे पहले हमने हिंदी भाषा प्रथम के व्याकरण के 15 प्रश्न और हिंदी भाषा द्वितीय उसके भी 15 प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं। आज हम शिक्षण विधियों के 15 प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं। इन शिक्षण विधियों को देखने के बाद में हमें एक बड़ा सा ये आइडिया मिल जाएगा कि इन फ्यूचर आगे कैसे प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें पहला प्रश्न है शिक्षण विधियों के संदर्भ में। पहला प्रश्न है, भाषा में बिंब के प्रकार हैं। भाषा में बिंब के प्रकार हैं। तो इन विकल्पों को देखें तो इन विकल्पों में से कोई भी विकल्प है वो सही उत्तर नहीं है, इसलिए इस प्रश्न में बोर्ड ने बोनस दे दिया था। और वैसे अगर भाषा में बिंबों के प्रकार देखें तो कहीं कहीं 7 देखने को मिलते हैं, 8 देखने को मिलते हैं और कहीं 5 देखने को मिलते हैं। जैसे इसमें बिंब की बात करें तो जैसे दृश्य बिंब है और श्रव्य बिंब है, उसके अलावा घ्राण है, घ्राण के बाद में स्पर्श आता है और उसके बाद में स्वाद आता है। तो ये 5 प्रकार होते हैं, कहीं कहीं 8 भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इस विकल्पों के माध्यम से देखें तो इस प्रश्न का उत्तर है वो बोनस के माध्यम से बोर्ड ने निर्धारित किया था, क्योंकि इसमें ऑप्शन में कोई भी है वो 5 या 8 नहीं दिए हुए थे। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुबोपली, जिसे हम एक शॉर्ट सूत्र के माध्यम से याद कर सकते हैं, सुबोपली। ये तो रही भाषा सीखने के स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम के संदर्भ में अगर पूछने पर ये हमें लिखना है। अगर यही सीखने का क्रम हमें किसी का संदर्भ देकर के पूछ लिया जाता है और संदर्भ एक ही व्यक्ति का दिया जाएगा, उसमें आएगा नाम मारिया मोंटेसरी का। मारिया मोंटेसरी का अगर संदर्भ देकर के ये क्रम पूछ लिया जाता है तो मारिया मोंटेसरी ने इस क्रम को थोड़ा सा बदलाव किया है। इन्होंने जो मेन जो सीखने का क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो मारिया मोंटेसरी ने जो अंतिम जो 2 थे इनमें थोड़ा सा बदलाव किया है। तो मारिया मोंटेसरी ने पढ़ना को बाद में कर दिया और लिखना को पहले कर दिया। तो उन्होंने कहा है कि बच्चे को पहले सुनाना चाहिए, उसके बाद में बोलाना चाहिए, उसके बाद में बच्चे को लिखाना चाहिए और उसके बाद में बच्चे को पढ़ने आना चाहिए। तो ये क्रम है वो मारिया मोंटेसरी ने थोड़ा सा चेंज कर दिया था। तो मारिया मोंटेसरी के संदर्भ में अगर पूछे तो सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना होगा। और अगर ऐसे भाषा सीखने के स्वाभाविक सिद्धांत के बारे में बात करें तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुबोपली, इंग्लिश में LSWR। तो LSWR ये मारिया मोंटेसरी ने दिया था और LSRW ये हो गया अपने स्वाभाविक सिद्धांत के बारे में। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत के बारे में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत को बहुत अच्छी तरीके से हमें अध्ययन करना है, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में। और हर बार इसमें से एक प्रश्न पूछा गया है। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांतों की बात करें तो इसमें है प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत और जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। ये सारे है वो भाषा शिक्षण के सिद्धांत माने जाएंगे, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न है, भाषा दक्षता जिसे हम कौशल कहते हैं का विकास किया जा सकता है। भाषा दक्षता का विकास किस तरीके से बच्चे में किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, डी है इसका सही उत्तर होगा। उत्तर सभी प्रकार से होते हैं। शुद्ध उच्चारण के माध्यम से भाषा दक्षता में बच्चे के विकास किया जा सकता है। लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान करा करके बच्चे की भाषा विकास किया जा सकता है और शब्द रचना के ज्ञान कराकर भी बच्चे में भाषा का विकास किया जा सकता है, भाषा के कौशल का विकास किया जा सकता है। रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। रचना शिक्षण के मुख्य रूप कितने होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3,
अर्थात इसमें रचना शिक्षण के मुख्य दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। लिखित और मौखिक रूप है वो रचना शिक्षण के मुख्य दो रूप माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? सस्वर वाचन अर्थात सामूहिक रूप से बच्चों से बुलवाना, सामूहिक रूप से बच्चों से बुलवाने के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा है, या क्या कहते हैं जिसे सस्वर वाचन अभ्यास करवाया जाता है? तो वो सामूहिक वाचन होता है। सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या होता है? सामूहिक रूप से वाचन किया जाता है। आदर्श वाचन कौन करता है? आदर्श वाचन अध्यापक करते हैं। अनुकरण वाचन अध्यापक वाचन करते हैं, उनके पीछे पीछे जो अध्यापक वाचन करता है वही बच्चे वाचन करते हैं, वो अनुकरण वाचन होता है। और पाठ्य पुस्तक वाचन जो बच्चा खड़ा होकर के पाठ्य पुस्तक करता है, पाठ्य पुस्तक को पढ़ता है, वो पाठ्य पुस्तक वाचन कहलाता है। मौन वाचन कब शुरू होना चाहिए? मौन वाचन जो बच्चा होता है, मौन वाचन एक गहन अध्ययन की शुरुआत मानी जाती है। तो मौन वाचन कब शुरू होना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1। थर्ड क्लास अर्थात तृतीय क्लास से या तीसरी क्लास से मौन वाचन है वो शुरू कर देना चाहिए बच्चे के। एकाग्रता स्थापित होती है उससे। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? साइलेंट रीडिंग रचना किसकी है? तो ये रचना है वो ब्राइन की रचना है। किसकी? ब्राइन की रचना है। अगला प्रश्न है, रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? अर्थात अगर रेडियो नहीं हो तो उस जगह कौन सा श्रव्य साधन है जो उसकी पूर्ति कर सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, टेप रिकॉर्डर। लिंगवा फोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? लिंगवा फोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? तो शैक्षिक जो उपकरण है इनसे संबंधित भी ये प्रश्न आ गया है। तो उपकरणों को भी हमें ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा श्रव्य है, कौन सा दृश्य है, कौन सा श्रव्य दृश्य दोनों है, ये इस चीज़ के बारे में हमें भी अध्ययन करना है। तो लिंगवा फोन है वो एक श्रव्य साधन माना जाता है, श्रव्य साधन माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा। जिस उद्देश्य के लिए अगर परीक्षण तैयार किया गया है, अगर वह उसकी पूर्ति करता है तो वह क्या कहलाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, वैध परीक्षण। यानी जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया अगर वह उसकी पूर्ति करता है तो वह वैध परीक्षण कहलाता है। और विश्वसनीय परीक्षण वो होता है जिसमें एक से अधिक जांच कर परीक्षण को जांच कर लेते हैं और जांच करने के बाद में भी उसके परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो विश्वसनीय परीक्षण कहलाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण जिसमें एक रूपता बनी रहती है, कोई भी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होता है और उसके परिणाम में कोई बदलाव नहीं आता है। उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समांकन योजना बनाने का उद्देश्य है। उपलब्धि परीक्षण योजना भी ऐसा एक टॉपिक है जहाँ से एक प्रश्न, 2 प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण को भी हमें अच्छे तरीके से अध्ययन करना है। तो उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समांकन योजना बनाने का उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। इसमें ये तीनों ही सही है। निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न है, सीसीई प्रणाली में A1 ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को प्रदान की जाएगी? यानी A1 जो ग्रेड है वो कितने प्रतिशत छात्रों को है वो प्रदान किए जाएंगे? तो ये होगा आपके विकल्प नंबर 1, 91 से 100, यानी 91 से 100 के बीच में जो प्रतिशत बच्चे लेके आते हैं उनको A1 ग्रेड दिया जाता है। यहाँ ये कन्फ्यूज़ करने वाला 90 भी है। ध्यान रहे, कभी भी ग्रेडिंग सिस्टम होती है वो यहाँ से शुरू नहीं होती है। ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ ख़त्म हो जाती है और यहाँ से शुरू यहाँ से होती है 91 से, इसलिए कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 1। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? पहले निदानात्मक शिक्षण किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, उसके बाद में
उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। तो निदानात्मक खोज की जाती है किस चीज़ की बच्चे में कमी है, किस चीज़ की उसमें हमें और सुधार करना है, तो वो निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत आता है। और उन कमियों को दूर करने के लिए जिस तरीके से हम बच्चों में कौशल विकसित करते हैं या उनका उपचार करते हैं, तो वो उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आएगा। ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, छात्रों का पिछड़ापन दूर करने में। अगला और अंतिम प्रश्न है, सीबीएसई ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा से सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी है। सीबीएसई ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी वर्ष 2010-11 में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, 2010-11 में। अब अगर ऐसा पूछ ले, ये तो केवल 10वीं के संदर्भ में पूछा है, अगर ऐसा पूछ ले सीबीएसई ने किस वर्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी है, तो वहाँ आपको 2010-11 नहीं करनी है, वहाँ 2009-10 करना है, 2009-10 करना है, क्योंकि एक साल पहले है वो लग जाती है। ये 10वीं की बात करता है, 10वीं में 2010 में लगा, इसका मतलब इससे पहले 9th में या 9वीं क्लास में लग गया था, तो वो एक साल पहले लग गया था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संदर्भ में अगर पूछे सतत एवं समग्र मूल्य प्रणाली लागू करने की बात अगर कहे या पूछे, तो वहाँ 2010-11 नहीं होकर के 2009-10 होगा। और 10वीं के संदर्भ में अगर पूछे तो 2010-11 होगा। तो आज हमने ये भाषा प्रथम में जो 15 प्रश्न शिक्षण विधियों के थे वो हमने अच्छी तरीके से अध्ययन किया है। आगे आने वाले वीडियो में भाषा सेकंड में जो शिक्षण विधियों के 15 प्रश्न हैं वो हम पढ़ेंगे। इससे एक हमें अंदाज़ा मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से हमें आगे शिक्षण विधियों को तैयार करना है और किस तरीके के प्रश्न है वो हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और अपनी अमूल्य उचित राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर प्रेषित करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।